कर रहा हूँ और उसी कड़ी में देशांतर आइस प्लेटफॉर्म के साथ हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। आप देखेंगे कि 20 सितंबर को आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसी के संदर्भ में हम भूगोल को लेकर कुछ विशेष टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करेंगे जो आपके लिए लाभदायी साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के घास के मैदानों पर चर्चा करेंगे। और प्रायः हमने देखा है कि भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड्स को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते ही रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ग्रासलैंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के घास के प्रदेश। तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, संसार के घास प्रदेश ग्रासलैंड रीजन ऑफ वर्ल्ड, ग्रासलैंड रीजन ऑफ वर्ल्ड। ध्यान दीजिए आप, संसार के ग्रासलैंड रीजन को अगर आप देखें तो इसे एक नेचुरल रीजन के रूप में माना जाता है, इसे एक प्राकृतिक प्रदेश के रूप में हम लेते हैं। और संसार में प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में हम धरातल पर पाए जाने वाले घासों को, पेड़ पौधों को और भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को शामिल करते हैं। घास भी एक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। और अगर आप वर्ल्ड को देखें, विश्व को देखें, तो आप देख सकते हैं कि संसार में दो प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दे आर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बोथ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है और टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, विश्व में कहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की चर्चा करेंगे हम लोग और देखते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और उस घास प्रदेश की क्या फीचर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले संसार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास। आप विश्व को अगर देखें, विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ये मान लीजिए 10 डिग्री है, ये मान लेते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 से 20 डिग्री अक्षांश। और नॉर्दर्न एंड सदर्न, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों को अगर आप देखें तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि क्यों इन अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है और विश्व में कहां कहां पर इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्यों विस्तार पाया जाता है बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है और जिसे आप इक्वेटर के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सालों भर सूर्य की किरणें क्या होती है, वर्टिकल होती है, लंबवत होती है। तो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, इनके बीच का जो एरिया होता है
ये इक्वेटोरियल रीजन्स के रूप में जाना जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश के रूप में जाना। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंतर्गत इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ओके, सो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। संसार के भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और इनके बीच अगर देखें तो सूर्य की किरणें आपको वर्टिकल पाई जाती हैं, लंबवत पाई जाती है। लगभग सालों भर यहाँ पर लंबवत आपको पाई जाती है। तो सूर्य की किरणों के सालों भर लंबवत होने और इस क्षेत्र में आप देखें संसार में बड़ी बड़ी नदियों के प्रवाह हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी को देख सकते हैं, अफ्रीका में आप देखिए जायरे नदी को देख सकते हैं। तो ये क्षेत्र सालों भर उच्च तापमान का प्रदेश है और नदियों के होने की वजह से यहाँ पर आप देखें कि ताप और जल उपस्थित होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इस क्षेत्र का अधिक है। वाष्पीकरण की दर उच्च पाई जाती है। परिणाम क्या होता? यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाती, गर्म और आर्द्र हो जाती और सालों भर गर्म और आर्द्र हो जाती। और इसलिए आप देखेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको दिखाई देंगे सघन वन दिखाई देंगे, सघन वन दिखाई देते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में। अब ये देखिए यहाँ पर वन पाए जाते हैं और वृक्ष पाए जाते हैं। और वृक्षों को अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, और डेंस फॉरेस्ट का ये एरिया। तो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्दर्न एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स एरिया आर ऑफ इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन का क्षेत्र है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। और इसी का परिणाम होता, ध्यान दीजिए, इसी का परिणाम होता कि टेम्परेचर और रेनफॉल कम हो जाने के कारण बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, ध्यान दीजिए 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ, जो वेजिटेशन पाई जाती है वो आपको घास के मैदान के रूप में आपको देखने को मिलता है, ग्रासलैंड के रूप में आपको देखने को मिलता है। ओके, so tropical grassland of world exists between 10 to 20 degree latitudes in northern hemisphere, 10 to 20 degree latitudes in southern hemisphere। संसार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 20 डिग्री अक्षांशों में उत्तरी गोलार्धों में और 10 से 20 डिग्री अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। ओके, तो आप अगर देखें वर्ल्ड के मैप पर देखें, विश्व के मैप पर देखें, तो कई ऐसे ग्रासलैंड भिन्न भिन्न महादेशों में आपको देखने को मिलते हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। हम देखने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कहाँ पर विस्तार है, तो हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। अब विश्व के मैप पर हम ये देखने का प्रयास करें कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में इनके क्या नामकरण होते हैं, इसे आप देखने का प्रयास करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भिन्न भिन्न महाद्वीपों में पाए जाते हैं। हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप पर, ये देखिए आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, अफ्रीका महादेश को देख रहे हैं, और इक्वेटर इसके मध्य से गुजरती है, भूमध्य रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ बिटवीन 10 to 20 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यानी अफ्रीका में यहाँ पर ग्रासलैंड हो सकता है, घास का मैदानी क्षेत्र हो सकता है, और घास के मैदानी क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आपको दिखाई देते हैं। अफ्रीका के ये घास के मैदान जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस घास के मैदान को कहा जाता है सवाना के रूप में, सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास भूमि। ओके, तो सवाना घास भूमि किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। क्यों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है? क्योंकि इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपको देखने को मिलता है। तो 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच नॉर्दर्न एंड सदर्न अफ्रीका में ये जो घास का मैदान है ये सवाना ग्रासलैंड के रूप में जाना जाता है। क्या विशेषता है सवाना ग्रासलैंड की?
यहाँ की घासें आपको ऊंची ऊंची दिखाई देती, कड़ी घासें दिखाई देती, मोटी घास दिखाई देती है, 4 से 5 मीटर तक इनकी हाइट आपको देखने को मिलती है। तो लंबी कड़ी और मोटी घासों का ये प्रदेश सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास का मैदानी प्रदेश है ये। और अगर इस ग्रासलैंड को आप देखें तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का अधिक पाया जाता है, और यही कारण है कि इसे बिग गेम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। बिग गेम कंट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व की शिकार भूमि के रूप में जानते हैं। और याद कीजिए यूपीपीसीएस पिछली बार प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था और पूछा गया था कि बिग गेम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो बिग गेम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? सवाना ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य का घास का मैदान। और देखा आपने कि यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस सवाना ग्रासलैंड में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, और उस जनजाति को हम मसाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, मसाई कहाँ की जनजाति है? सवाना ग्रासलैंड की है, सवाना घास के मैदानी क्षेत्र की है। और मसाई जनजाति के विषय में विशेष तौर से आप ध्यान रखिए कि ये ब्लड ड्रिंकर ट्राइब के रूप में जानी जाती है, रक्त पीने वाली जनजाति है ये मसाई। कहाँ पर पाई जा रही है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पर? सवाना ग्रासलैंड में पाई जाती है। ओके, सो सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में आप जाने जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दक्षिणी अमेरिका को हम देखते हैं, और ये देखिए साउथ अमेरिका है, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ ग्रासलैंड होंगे, घास के मैदान होंगे, और यहाँ भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये देखिए वेनेजुएला के ये घास के मैदान है, यहाँ पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये देखिए ब्राजील में ये ग्रासलैंड है। वेनेजुएला के इस घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, और ब्राजील के इस घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है। ओके, सो लानोस एंड कैंपोस आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ओके, लानोस इज लोकेटेड इन वेनेजुएला बट कैंपोस इज लोकेटेड इन ब्राजील। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस किस देश में? वेनेजुएला में, और कैंपोस किस देश में? ब्राजील में पाए जाते हैं। ओके, दे आर सिमिलर टू सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के सवाना घास भूमि के समान पाए जाते हैं। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया को देखिए, यहाँ आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महादेश आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं, मकर रेखा आप देखते हैं, और इससे नॉर्थ आप नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रोविंस को देखिए, वहां पर भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को किस नाम से हम जानते हैं? पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में लानोस, और यहाँ ब्राजील में आपने कैंपोस देखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा गया? इसे पार्कलैंड। क्यों कहा गया पार्कलैंड? तो ऑस्ट्रेलिया की यह घास भूमि वह घास भूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर यूकेलिप्टस के वृक्षों का पाया जाना घास के मैदानों के मध्य इसे पार्कलैंड के रूप में स्थापित करता है। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड एज पार्कलैंड। ठीक है, संसार के ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, चाहे वो सवाना हो या लानोस हो, कैंपोस हो या पार्कलैंड हो, ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के मध्य देखने को मिलते हैं, 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने को मिलते हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 10 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ। तो आपको ध्यान में रखना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कैसा है, तो लंबी मोटी और कड़ी घासों का ये प्रदेश होता है। और सवाना के विशेष तौर से ध्यान रखना है संदर्भ में कि सवाना को विश्व की शिकार भूमि के रूप में हम जानते हैं।
अब आइए हम देखते हैं संसार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर हैं और क्या नामकरण है, क्या इंपॉर्टेंस है उनके, क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में उनके, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड, संसार के शीतोष्ण घास भूमि, संसार के शीतोष्ण घास भूमि, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड, संसार के शीतोष्ण घास भूमि। गौर कीजिएगा, जब आप संसार में टेम्परेट रीजन को देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जनरली 30 डिग्री अक्षांश से लेकर और 65 डिग्री अक्षांशों तक जो एरिया है वो आप देखेंगे कि टेम्परेट रीजन का माना जाता है। ठीक है, संसार के टेम्परेट ग्रासलैंड का जो एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये लैंड मास है और यहाँ ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री के बीच का ये लैटिट्यूड। यहाँ पर अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट देखें, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग को देखें, तो यही टेम्परेट ग्रासलैंड के रूप में आपको दिखाई देगा। ओके, सो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। महादेशों के मध्यवर्ती भाग में है और कहाँ पर है, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में है, सो दे आर कॉल्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड अगर आप देखें तो 30 से 45 के बीच में, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, महादेशों के मध्यवर्ती भाग। अगर इस वेस्टर्न पार्ट को आप देखें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट को आप देखें तो टेम्परेट मानसूनी क्लाइमेट का हो जाता है, लेकिन यही मध्य का भाग शीतोष्ण घास भूमि कहलाता। अब यहाँ के क्लाइमेट को देखिए, विंटर में यहाँ पर वेस्टर्लीज होती है, पछुआ पवन होती, जो यहाँ तो वर्षा करती है लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वाटर वेपर खत्म हो जाता है। समर में इधर से ईस्टर्लीज पूर्वा पवन का प्रवाह होता है, जो यहाँ तो वर्षा करती है लेकिन यहाँ आते आते नाम मात्र की वर्षा करती। तो जाड़े में और गर्मियों में नाम मात्र की वर्षा हो पाने के कारण यह ग्रासलैंड के रूप में विकसित हो जाता है। ओके, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार कहाँ, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में और महादेशों के मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है और क्या फीचर्स इनके पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि संसार के कई महादेशों में पाए जाते हैं और हम देखने का प्रयास करें कि कहां पर उनका वितरण देखने को आपको मिलता है। अब ये देखिए, ये आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये दक्षिणी अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखें तो टेम्परेट ग्रासलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झील प्रदेश के सटे हुए आपको दिखाई देता है। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को जो उत्तरी अमेरिका में है प्रेरी घास भूमि के रूप में जानते हैं, प्रेरी ग्रासलैंड के रूप में जानते हैं। सो प्रेरी ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका और टेम्परेट ग्रासलैंड, उत्तरी अमेरिका की प्रेरी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। यहाँ पर आप अर्जेंटीना और उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका में देखें, इसे पंपास के रूप में जानते हैं, पंपास ग्रासलैंड के रूप में, पंपास घास भूमि के रूप में, पंपास ग्रास के रूप में इसे हम जानते हैं। फिर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है और इसे वेल्ड के रूप में हम जानते हैं। फिर आप ध्यान दीजिए, यूरोप में यूरेशिया में आपको देखने को मिलेगा और यूरेशिया में काला सागर से लेकर और अल्ताई पर्वत तक यहाँ ग्रासलैंड देखने को मिलता है और इसी ग्रासलैंड को स्टेपी ग्रासलैंड के रूप में हम जानते हैं। Okay, so steppe are temperate grassland of Eurasia. Grassland are located in country यूक्रेन एंड रसिया, यूक्रेन और रूस में ये आपको दिखाई देंगे स्टेपी ग्रासलैंड। किस प्रकार के, टेम्परेट प्रकार के ग्रासलैंड के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर
मरे डार्लिंग बेसिन पाई जाती है। मरे डार्लिंग नदियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस बेसिन में अगर आप देखें तो यहाँ भी टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आप डाउन्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, प्रेरी ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपास ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्ड ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, स्टेपी ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया एंड डाउन्स ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल आर टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश हैं। और देखिए क्लाइमेट क्या है, टेम्परेट है। जलवायु कैसी है, शीतोष्ण जलवायु है यहाँ की, शीतोष्ण जलवायु यहाँ की देखने को मिल रही। ग्रासलैंड किस प्रकार के हैं, तो छोटी और मुलायम घासों के ये प्रदेश हैं। ठीक है, तो छोटी और मुलायम घासों के यहाँ पर डिकम्पोजिशन के कारण, वियोजन के कारण, सड़ने गलने के कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का विकास होता है जिसमें ह्यूमस की अधिकता। ओके, सो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इन वर्ल्ड, soil is developed and developed soil is humus dominated black color soil। ये काले रंग की मिट्टी होती है और ह्यूमस की अधिकता वाली मिट्टी होती है। अब स्टेपी प्रदेश में यूक्रेन और रूस में पाई जाने वाली इस मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ओके, चरनोजम मिट्टी के रूप में जाना जाता है। सो चरनोजम आर ब्लैक कलर सॉइल, दे आर डेवलप्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ स्टेपी ग्रास इन यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन और रूस में स्टेपी घास के सड़ने गलने के कारण चरनोजम मिट्टी का विकास। ये रूसी भाषा का शब्द है चरनोजम, और रूसी भाषा के इस शब्द को आप देखें तो इसका अभिप्राय होता है काली मृदा। काली मृदा, काली रंग की मिट्टी, तो चरनोजम का अर्थ ही है काली मृदा। चरनोजम कैसे विकसित हुआ, तो रूस के स्टेपी घासों के सड़ने गलने के कारण विकसित हुआ। इसी प्रकार से प्रेरी प्रदेश में, इसी प्रकार से पंपास में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में घासों के सड़ने गलने के कारण उपजाऊ काली मिट्टी का विकास होता है। And due to temperate climate and black soil, temperate grassland of the world are area of commercial wheat cultivation। ये संसार में गेहूं की व्यवसायिक कृषि के क्षेत्र हो जाते। कौन से, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जलवायु शीतोष्ण है, काली मृदा है, ह्यूमस प्रधान काली मृदा है, और इसलिए यहाँ पर संसार में व्यापारिक उत्पादन होता है, व्यवसायिक उत्पादन होता है। किस फसल का, गेहूं का। This is the reason why temperate grassland of the world are called as bread basket of the world। इन्हें संसार के रोटी की टोकरी के रूप में जानते हैं। किस प्रकार की टोकरी, रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी के रूप में जानते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की रोटी की टोकरी कहते हैं। इसी को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानते हैं, संसार का अन्न भंडार भी कहते हैं। संसार का अन्न भंडार भी इसे कहा जाता है, अन्न भंडार भी कहा जाता है। और इसी को आप देखें तो स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर के रूप में जानते हैं, भविष्य का भंडार गृह कहते हैं, भविष्य का भंडार गृह कहा जाता, भविष्य का भंडार गृह कहा जाता। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अफ्रीका में सवाना के रूप में, आपने दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में लानोस के रूप में देखा, फिर दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील में कैंपोस के रूप में आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड को देखा आपने, और फिर आप देखते हैं कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के रूप में, दक्षिणी अमेरिका में पंपास के रूप में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के रूप में, अफ्रीका में वेल्ड के रूप में, और आपने देखा कि यूरेशिया में स्टेपी के रूप में पाए जाते। तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये सिविल सेवा में किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यहाँ से प्रश्न प्रायः संभावित होते हैं। और इसलिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखकर मैंने आज आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के विषय में बताया। इसी प्रकार से और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।